छठी चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको देखनी चाहिए वो है आपके फ्लोर प्लान्स। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर आप देखते जाएँगे यार ये किस तरह से फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान से आपको आइडिया होगा कि यार इस बिल्डिंग के अंदर ये होने क्या जा रहा है। क्या डेवलपर ने हर इंच बेचने की कोशिश की है, चाहे वो बिकता था या बिल्डिंग को वैल्यू एडिशन दी है और कुछ उसने एरियाज़ और चीज़ें छोड़ के उनमें कम्फर्ट पैदा किया है। आपके लिए एक्स्ट्रा लॉबीज़ बनाई हैं, एक्स्ट्रा सिटिंग एरियाज़ बनाए हैं, एक्स्ट्रा कॉरिडोर्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं ये क्लैरिफ़ाई करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि जी आप कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें और ऐसे करें, डज़ नॉट मीन कि आप ब्लाइंडली उठें और चल के जनाब जितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहे हैं आपने जी इधर भी ले लो, 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 ऐसा नहीं है। जब मैं आपसे प्लॉट और फाइल्स की बात करता हूँ तो तब भी मैं सिलेक्ट करके आपसे बात करता हूँ कि यार ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें करना चाहिए। इस जगह के ऊपर प्राइस वैल्यू ऑफ मनी है या काम है या चीज़ें हैं, उधर आप इन्वेस्ट करें और इस जगह पे आप ना करें। सिमिलरली जब आप एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं या मैं कंस्ट्रक्शन डज़ नॉट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन क्योंकि कल को आप मुझे कहेंगे यार कप्तान साहब हमने तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपने कहा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में करो, तो हमने ये हमें इस्लामाबाद में 2 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला हमने इसमें कर लिया। ये हमें मिला हमने इसमें कर लिया। ठीक है जी, तो उसमें मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो देखें जिस तरह से आप एक सोसाइटी के अंदर जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप उसको पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज़ करते हैं। इसी तरह से जब आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाना है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाना है तो आपने उसको भी पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज़ करना है। और आज से मैं आपसे कुछ 6-7 मोटी-मोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि ये मोटे-मोटे फिगर चीज़ें हैं जिसको आपको ज़हन में रखना है। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाएँ, आप उनसे जो है सबसे पहले उनकी सारी परमिशंस माँगे व्हिच इंक्लूड्स एलडीए अप्रूवल्स इन लाहौर, टीडीए है अगर पिंडी है, इस्लामाबाद है, इसी तरह से और भी जो-जो जगहों के ऊपर आपकी जगह, तो एलडीए अप्रूवल जो है वो आप उनसे माँगे। ठीक है जी, एलडीए अप्रूवल्स होगी, ज़मीन की अप्रूवल्स होगी, सारी जो भी आपकी उस जगह के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, तो वो आप सबसे पहले देखें। ठीक है जी, तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग जो आपकी आती है वो है लोकेशन। लोकेशन इसलिए देखना है कि जी कि मेरी कुछ लोकेशन सूटेबल होंगी ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए, कुछ लोकेशन सूटेबल होंगी अपार्टमेंट्स के लिए, कुछ लोकेशन सूटेबल होंगी मॉल्स के लिए और वो रिसर्च एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। और वो कोई ऑब्वियसली समवन एक्सपर्ट कैन डू इट बेटर देन यू और इसीलिए हम जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन अगर मैं अपार्टमेंट की लोकेशन पे ऑफिसेज़ बना दूँगा, ऑफिस की लोकेशन पे अपार्टमेंट्स बना दूँगा और या मॉल की लोकेशन की जगह पे जो है मैं कुछ और डिज़ाइन कर दूँगा, तो आई मीन वो बिल्डिंग काम नहीं करेगी। फिर सिमिलरली अगर मैं रेंटल अपार्टमेंट्स में जाना चाहता हूँ और मैं रेंटल उस प्रॉपर्टी को देखना चाहता हूँ और मैं उठ के चला जाऊँ रायमंड रोड के ऊपर, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी को मैनेज करना। तो सिमिलरली लोकेशन के जितने फैक्टर्स हैं आपको देखने पड़ेंगे कि जिस जगह पे ये बिल्डिंग है, क्या वहाँ पर कल को रेंटल की डिमांड है? क्या वहाँ पे ऑफ़िसेज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूट करेंगे या अपार्टमेंट सूट करेंगे या शॉर्ट टर्म टेनेंसी सूट करेगी? और क्या ये बिल्डिंग उन सारे मेयार को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है? तो दैट इज़ वन थिंग। थर्ड इज़ ऑब्वियसली बिल्डिंग टाइप व्हिच इज़ अगेन रेलेवेंट टू द लोकेशन कि आप किस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेंटल्स की बात कर रहे हैं तो रेंटल्स में सबसे टॉप के ऊपर जो है वो आपके सर्विस चार होटल अपार्टमेंट्स हैं। वो सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम इस वक्त जनरेट कर रहे हैं क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से सेकंड लेवल के ऊपर आपके ऑफिसेज और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद आपके बजट अपार्टमेंट्स होते हैं। बजट अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट वही अर्न करते हैं जो तकरीबन घर से अर्निंग होती है, तो मैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नहीं कुछ समझता। सो बिल्डिंग टाइप को अंडरस्टैंड करना,
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके मुताबिक आपको लोकेशन ही आपको डिस्क्राइब करेगी कि आपकी बिल्डिंग टाइप क्या होनी चाहिए। अगली चीज़ जब आप देखेंगे, जब आपको बिल्डिंग टाइप पता चल गया, अप्रूवल्स आपको मिल गई, लोकेशन आपके पास आ गई, तो आपके पास आ गया कि जनाब मेरी इस बिल्डिंग के अंदर ये जो अमेनिटीज़ हैं, क्या ये सारी जो मेरी बिल्डिंग है उसकी लोकेशन उसको सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर गुलबर्ग में एक बिल्डिंग है और आप उसको लग्जरी बिल्डिंग कह रहे हैं, तो क्या उस लग्जरी बिल्डिंग के अंदर जिम, स्पा, सोना, ऑफिसेज, एग्जेक्टिव ऑफिसेज, लिफ्ट, चीज़ें, आपकी रिसेप्शन, आपकी पार्किंग्स, आपकी सारी चीज़ें क्या लग्जूरियसली कवर्ड हैं, या बस तुझे नाल आया लग्जरी अपार्टमेंट का और बस उसको आप अंदर से अपार्टमेंट को आपने लग्जरी कर दिया, मतलब बिल्डिंग इज़ नॉट लग्जरी। अपार्टमेंट लग्जरी जो है ना, वो देखें, मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि अगर आप एक ही घर बनाएँ और डीएचएल लाहौर में बनाएँ, उतना ही पैसा लगाएँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और वही घर आप उठाएँ और स्टेट लाइफ में जाके वही लेवल ऑफ घर बना, तो दोनों की प्राइस में फ़र्क हो। क्योंकि डीएचएल लाहौर में जो है वो ऑब्वियसली एक सोसाइटी है, उसका पूरा आपको सोसाइटी का बैकअप मिलता है, उस सोसाइटी के आपको फ़ायदे हैं, उसके क्लब्स हैं, उसके सर्विसेज़ हैं, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो सोसाइटी में जाके उतना ही पैसा कंस्ट्रक्शन पे लगा दें, तो ऑल्दो आपका घर अंदर से तो वैसा ही होगा, लेकिन बाहर आप निकलेंगे तो रोडें टूटी हुई हैं। बाहर निकलेंगे लिफ्ट नहीं चल रही, किसी ने पान थूका हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं होंगी, तो बेशक आपका अपार्टमेंट जितना मर्ज़ी लग्ज़री हो जाए, अगर बिल्डिंग कंप्लीटली लग्ज़री उसमें कवर नहीं कर रही है, तो दैट इज़ अ डेड इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सी। और इसको आप देखेंगे अमेनिटीज़ के थ्रू। सो क्या अमेनिटीज़ दे रही हैं, क्या उनका, क्योंकि जो अमेनिटीज़ दे रहा है वो इतनी सारी स्पेस और चीज़ें जो है डेवलपर खाली छोड़ रहा है आपको देने के लिए, तो वो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ रही है थ्रू ग्रॉस एरियाज़ एंड अदर थिंग्स, या वो टोटल कॉस्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। तो दैट मीन्स कि वो बिल्डिंग अल्टीमेटली इज़ गोइंग टू गिव यू मच मोर रिटर्न। सिमिलरली ऐसी जैसे सोसाइटीज़ में जब आप जाने देखेंगे, या सिक्योरिटी या प्ले एरियाज़ कितने हैं, इसके अंदर मॉस्क बनेंगी, नहीं बनेंगी, इसका ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स कैसे होंगे, इसकी मैनेजमेंट कल को कैसे जवाबदेह होगी। तो सिमिलरली ये सारी चीज़ें भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उसी तरह से एप्लीकेबल हैं, जिस तरह से आप एक सोसाइटी के अंदर देखते हैं। चौथी नहीं, 5वीं चीज़ जो आपने देखनी है जी, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखें, आपको मैं अगर कहता हूँ कि जी डीएचए में आप चीज़ ले लें, बैरिया में ले लें, आप आँखें बंद करके ले लें, बिकॉज़ आपको पता है कि यार मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैं आपको किसी ऐसी सोसाइटी में एक अननोन डेवलपर के पास लेके जाऊँगा जिसका कुछ पता नहीं है आपको, तो आप कहेंगे यार पता नहीं है मैनेज करेंगे, नहीं करेंगे, कल नू तो फिर की होएगा। तो दैट मैनेजमेंट एक्चुअली शुरू में तो 2, 3, 4 साल तो आपको शायद ये इफ़ेक्ट ना दे मैनेजमेंट वाला एलिमेंट। लेकिन कल को वो जो मैनेजमेंट है, अच्छी मैनेजमेंट जो है, वो आपकी प्रॉपर्टी को डबल से ट्रिपल कर देती है, बिकॉज़ अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे 3 साल के बाद जब बिल्डिंग बन जाती है या कुछ सोसाइटी डेवलप हो जाती है, तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप थॉरो मैनेजमेंट से उसकी प्राइसेज़ और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। तो मैनेजमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। मैनेजमेंट चेक करने के लिए आपको यू हैव टू हैव अ क्लियर कि जी कि मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये इस बिल्डिंग को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, ये किस तरह से इसको मैनेज करना चाहते हैं। डू दे हैव एन आइडिया कि मैनेज कैसे करना है बिल्डिंग्स को, या दे आर जस्ट देसी टाइप डेवलपर ने, उन्होंने क्या है, बिल्डिंग बनानी है, बेचनी है और रस्सी बाहर निकल जाना है, एंड हमारा मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा और आप लोगों को अपार्टमेंट दे देंगे। अगर उस तरह की बिल्डिंग है तो फिर देन यू शुड बी वेरी केयरफुल इन इन्वेस्टिंग देयर। और अगर एक प्रॉपर मैनेज बिल्डिंग है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर खुद ले रहा है, उसके अंदर से आपको इनकम जनरेट करके दे, सर्विस बिल्डिंग्स में मोस्टली अब ये आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो उसमें ऑब्वियसली चूंकि डेवलपर ने पैसा जनरेट करके आपको देना है और आपसे रेंट पे ली होगी उसने चीज़, तो उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि उसने उसकी मैनेजमेंट अच्छी करनी करनी है, उसके बगैर उसका अपना काम नहीं चल सकता। तो इसलिए जो मेरी सिलेक्शन होती है कि सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आर ऑलवेज सेफेस्ट, बिकॉज़ डेवलपर उसमें से निकल नहीं सकता और उसका अपना इंटरेस्ट इसके अंदर रहता है और वो बाउंड रहता है टू द टेनेंट्स एंड एज़ वेल एज़ द लैंडलॉर्ड्स, कि वो एक अच्छी मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। और इसको आप इस तरह से फर्दर इंश्योर कर सकते हैं कि जनाब नॉर्मली अगर अच्छी मैनेजमेंट कंपनी है या अच्छी डेवलपर है, तो उसके पास एक प्लान होगा, वो आपसे शेयर करेगा, यार दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आप अंदाज़ा लगा लेंगे, मेरा ख्याल है समझदार लोग हैं, आप मेरे से पूछेंगे कि यार इसे ये बिल्डिंग बनवा, यार कोई पता नहीं, कोई कंपनी हायर कर लेंगे, कुछ देख लेंगे, कुछ अभी सोचा नहीं, जब टाइम आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इधर मामला थोड़े से ख़राब है।
और जब एक बंदे के पास आप जाएँ, उसके पास पूरा प्लान हो, उसको बताए आपको कि जिस तरह से करेंगे उस मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर डेवलपर बहुत सारे पैसे भी बनाता है। तो आई मीन दे हैव दैट इंटरेस्ट देयर। लेकिन चूँकि यहाँ पे कुछ लोगों को वो सेंस नहीं है और वो बिज़नेस नहीं करना आता, तो वो उसको ज़रा ना वो सही तरह से कर नहीं पाते। तो एनी केस द फिफ्थ पॉइंट इज़ मैनेजमेंट। छठी चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको देखनी चाहिए, वो है आपके फ्लोर प्लान्स। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर आप देखते जाएँ कि यार ये किस तरह से फ्लोर प्लान से आपको आइडिया होगा कि यार इस बिल्डिंग के अंदर ये होने क्या जा रहा है। क्या डेवलपर ने हर इंच बेचने की कोशिश की है, चाहे वो बिकता था, या बिल्डिंग को वैल्यू एडिशन दी है और कुछ उसने एरियाज़ और चीज़ें छोड़ के उनमें कंफर्ट पैदा किया है, आपके लिए एक्स्ट्रा लॉबीज़ बनाई हैं, एक्स्ट्रा सिटिंग एरियाज़ बनाए हैं, एक्स्ट्रा कॉरिडोर्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हैं, ठीक है जी। दैट दो, क्योंकि वो चीज़ें बिल्डिंग की लग्ज़री को ऐड करेंगी। अब क्या होता है कि जी कि बिकॉज़ वो चीज़ें नॉर्मली सेलेबल नहीं होती, तो डेवलपर उस तरफ जाते हुए बड़ा डरता है। और डरते इस सेंस में कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ। तो अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे डेवलपर्स का प्लान ये होता है कि जनाब, ये सारी ज़िंदगी में हमने एक ही बिल्डिंग बनानी है और इस बिल्डिंग बना के तो इसमें से जो है ना हमने वो सारे पैसे निकाल लेने हैं, बाकी साडी खैर, लोगों को होता है, कुछ नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके आते हैं। जब आप फ्लोर प्लान को स्टडी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा कि ये डेवलपर किस तरह की मैनेजमेंट का सोच रहा है। ये अपनी बिल्डिंग को वैल्यू एडिशन देना चाहता है इन फ्यूचर, और ये जस्ट सिर्फ सेल करके तो ही वांट्स टू टेक द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है और उसके बाद वो करना चाहता है। तो फ्लोर प्लान शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू जज कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। और डेवलपर का इंटरेस्ट भी आपको उधर से पता चल जाएगा कि वो डेवलपर जो है वो वेदर he's going for a long term game or he's just going for a small term gains and taking an exit. अगली चीज़ ऑब्वियसली इस वेरी मिनिमम, देखें बात यह है कि जो भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं आजकल, उसके अंदर पार्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल थिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी एडिक्वेट। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बना दे ज़्यादा एक्स्ट्रा गाड़ियों की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो डेवलपर जो है वो ज़्यादा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। बट पार्किंग आपको देखनी पड़ेगी कि एक एडिक्वेट पार्किंग आपको मिले किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ये ना हो कि जनाब वो कहें कि जनाब जी बस है साढ़े को 20 गाड़ियाँ दी पार्किंग है, बस बाकी ऐसी कोई नहीं करना। तो अगर 100 अपार्टमेंट है या 150 अपार्टमेंट है तो कोई 100-150 गाड़ियों की पार्किंग भी आपके पास होनी चाहिए। और इट्स वेरी स्मॉल फैक्टर। बाकी मैं एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि अमेनिटीज़ कौन-कौन सी होनी चाहिए, लेकिन जनरली मैंने आपसे बता दिया है कि सारी वो रिलेट करनी चाहिए। अगर ऑफ़िस बिल्डिंग है, तो ऑफ़िस बिल्डिंग के मुताबिक होनी चाहिए। लग्ज़री अपार्टमेंट है, लग्ज़री अपार्टमेंट, सर्विस होटल अपार्टमेंट है, तो सर्विस होटल अपार्टमेंट के मुताबिक, और होटल रूम है, तो फिर होटल रूम के मुताबिक। लास्ट एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स वो है प्राइस। अच्छा, प्राइस के ऊपर मैं थोड़ा-सा आपका वक़्त ज़्यादा लूँगा, और वो ये है कि जी प्राइस में ना आजकल बहुत मसले-मसाइल हो रहे हैं। प्राइस में मसले-मसाइल ये हो रहे हैं कि जी कि एक ही जगह के ऊपर एक डेवलपर जो है 20,000 की चीज़ दे रहा है, एक 25,000 की चीज़ दे रहा है, एक 35,000 की दे रहा है, एक 45,000 की दे रहा है। अब ये तकरीबन मिलती-जुलती जगह होंगी, ठीक है? तो ये इतना प्राइस की वेरिएशन क्यों है? देखें, ये मार्केट का कोई सेट रूल नहीं है, डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है। और वेरिएबल क्या है, आप जब कैलकुलेशन करने जाएँगे तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। होगा ये कि जनाब ये जो 20,000 वाला है, ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गुलबर्ग की हम एग्ज़ाम्पल लें, तो 20,000 21,000 के अंदर जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा होगा वो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी होगी। उसको आप होटल अपार्टमेंट या एज़ अ सर्विस अपार्टमेंट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत सारे लोग इस चीज़ को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। वो समझते हैं वो भी लग्ज़री अपार्टमेंट है, ये भी लग्ज़री अपार्टमेंट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, इसमें फ़र्क है। तो आप जब लोकेशन की बात पहले मैंने आपसे की थी, तो आपको उसको देख के करना पड़ेगा कि जी कि सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इस वक़्त अवेलेबल है, क्योंकि उनके ऊपर आप शॉर्ट टर्म टेनेंसी और आप जो है वो एयरबीएनबी टाइप सर्विसेज़ रन कर सकते हैं। वो तकरीबन आपके 25,000 से शुरू हो रहा है, लेकिन अब अगर इस कैटेगरी में हम आएँ होटल सर्विस अपार्टमेंट में, तो तकरीबन 25,000 से 45,000 रुपए तक लाहौर में प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। नाउ आपने ये देखना है इस वक़्त, बिल्डिंग्स को स्टडी कर लिया, अमेनिटीज़ देख लिया, फॉर वन ऑड रीज़न मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे ख़्याल के अंदर तकरीबन तकरीबन सारी बिल्डिंग्स में जो हैं बड़ी महँगी बन रही हैं, इनमें सब में तकरीबन जो है वो अमेनिटीज़ चीज़ें ये सारा कुछ बराबर-बराबर ही है। कोई किसी में एक चीज़ ज़्यादा होगी, किसी में एक चीज़ कम हो जाएगी। लोकेशंस ऑब्वियसली जो है वो भी तकरीबन एक जैसी ही हैं।
तो ये प्रॉब्लम ये क्यों आ रहा है? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसको व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि ये 25,000 वाला प्रोबेबली दिस इज़ अ प्राइस, और ये बंदा शायद आपको चीज़ इसलिए सस्ती दे रहा है कि ये जो 35,000 में या 45,000 रुपए के अंदर आपको बेच रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जनाब ये जो एरिया है या ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, एंड दे आर टेकिंग एक्चुअली मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम यू। इनिशियल प्री लॉन्चेस के ऊपर नॉर्मली एक फिगरेटिवली मेरा ये मानना है कि डेवलपर्स को, इन्वेस्टर्स को एक बोनस अमाउंट देनी चाहिए, एक इंसेंटिव देना चाहिए, रेदर देन कि आप उनसे वही चार्ज करें। तो मेरे ख्याल में अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करूं, तो आई बिलीव कि 3 to 4 years डाउन द रोड जो है, गुलबर्ग में इन तीनों प्रॉपर्टीज की प्राइसेस 45,000 से 50,000 के दरमियान में हो। अब अगर ये 45,000 से 50,000 के दरमियान में, तो आपके लिए बड़ा ईजी है। प्राइस वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोजेक्ट आपको दे रहा है, और आप उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो वेरी सिंपल रूल ऑफ थंब, ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की प्राइस वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, एंड आई थिंक जो प्रोजेक्ट आपको 24-25 हज़ार रुपये में मिल रहा है उसी लोकेशंस पे, उसी जगह पे उसके साथ वाले 35,000 में मिल रहा है, तो देर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व देयर, एज लॉन्ग एज बाकी की सारी चीज़ें भी मैच कर रही हो। ये ना हो कि जी ये कमोडिटी को डिफरेंट हो और ये रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर बना हो, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ, लेकिन अगर सारी चीज़ें एक जैसी हैं कि लोकेशन एक जैसी हो, बिल्डिंग अमेनिटीज सिमिलर हो, टाइप सिमिलर हो, प्लानिंग और मैनेजमेंट सिमिलर हो, फ्लोर प्लान सिमिलर हो, तो फिर बात आपकी आ जाएगी प्राइस के ऊपर, और प्राइस के ऊपर आपने फिर देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट और कौन सा डेवलपर मुझे वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि आपका प्रॉफिट क्या होगा। सो इस प्रोजेक्ट को ढूंढना जो है ना जी, ये जो 25,000 30,000 में जो आपको वैल्यू फॉर मनी फ्रॉम द मार्केट मिल रहा है, ये असल में सबसे बड़ा काम है। एंड अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, एंड द गाइड, बिकॉज क्योंकि हम इस वक्त इस्लामाबाद में और उस जगहों के ऊपर इस वक्त प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे, और लाहौर में ही हमारा फोकस है, तो आई वांटेड के जनाब को, बहुत सारे भाइयों का हमारा फ़ोन आता है इस्लामाबाद से, जिस प्रोजेक्ट का बता दें, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू 6 7 8 मेजर थिंग्स टू यू नो उनके ऊपर आप वर्क करें, अपने प्रोजेक्ट को इन 7 8 पॉइंट्स के साथ स्टडी करें, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मे बी विच प्रोजेक्ट इज एक्चुअली बेटर। एंड 100% अगर आप प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, मेरी बात याद रखें, फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट गो फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट रेंटल्स। रेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी कल को सेल भी होगी, जिसकी हायर रेंटल वैल्यू है और प्राइस बेहतर हो, वो प्रोजेक्ट आपको सूट करेगा। ठीक है जी, और अगर रेंटल वैल्यूज आपकी अच्छी नहीं है, देन यू नो बिकेंगे, चीज़ें होती हैं, सारा कुछ होता है, बट ऑब्वियसली उसके अंदर कैपिटल गेन उस तरह से नहीं होंगे, और वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी स्लो भी रहेंगी। बट रेंटल वाली प्रॉपर्टी इज एन इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी एवरग्रीन एंड ऑलवेज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर हुएवर, चाहे आप खरीद रहे हैं, चाहे आप बेचने जा रहे हैं, चाहे आप बैठ के रेंट ले रहे हैं, एटलीस्ट यू आर ऑलवेज अर्निंग 10-15% हर साल आप उसके ऊपर अर्न कर रहे हो। So guys, that is all. Thank you very much. Inshallah Ta'ala will come back with more, such kind of analysis or studies and share with you. Or before I go, please like and subscribe our channel. Thank you very much. Allah Hafiz.